नमस्कार साथियों, मैं अजय एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एनसीईआरटी की जीके जीएस व्याख्या सीरीज में। इस सीरीज का ये होने वाला है क्लास नंबर 15 और इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 7। और ये जो सीरीज चल रहा है विज्ञान के लिए, इसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें इंक्लूड होगा आपका पीवाईक्यूज टीआरई 1 2 3 का बीपीएससी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी की हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से लाइन बाय लाइन जो भी क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम या बीपीएससी टीआरई 4 किसी भी सरकारी एग्जाम में जो एनसीईआरटी से पूछा जा सकता है, एकदम लाइन बाय लाइन हर एक पॉइंट को, हर एक कीवर्ड्स को हम लोग कवर अप करते चल रहे हैं। अगर आपने शुरू से लास्ट तक इस सीरीज को कंटिन्यू कर लिया तो यकीनन मानिए आपका जो एनसीईआरटी है 6 से लेकर 10 तक का साइंस कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। परंतु फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे से पढ़ रहे हो एनसीईआरटी या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपको एक काम अवश्य करना है कि आप लोग को एक बार एनसीईआरटी की बुक खुद से अवश्य पढ़ना है, चाहे वो साइंस का हो गया, चाहे वो जियोग्राफी का हो गया, चाहे वो हिस्ट्री का बुक हो गया। क्योंकि आप अलग से खुद से अपने से पढ़ोगे तो उसमें जो इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, एक प्रकार का आपका मतलब माइंड मैप डेवलप होगा कि एनसीईआरटी कहना क्या चाह रहा। और टीचर से पढ़ने के बाद एक बार खुद से पढ़ने की अवश्य कोशिश करिएगा। तो फिलहाल आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8। और ये जो सेशन होने वाला है जूनियर 6 to 8 प्राइमरी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिसको भी साइंस आएगा, जैसे जीएस वाला सेक्शन में 8 नंबर का जीएस में साइंस आएगा, और प्राइमरी जूनियर और टीजीटी में तो 80 नंबर का साइंस आता है जिसका सब्जेक्ट साइंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इस एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 7 में हम लोगों ने कहां तक कवर किया है, तो हम लोगों ने यहां तक कवर कर लिया है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 पादपों में जनन। जी हाँ फ्रेंड्स, पादपों में जनन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसमें टोटल मैंने 20 क्वेश्चन लिया है और एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर से 5 क्वेश्चन है, तो टोटल 20 और 5 25 क्वेश्चन है। तो देखिए, आज के इस सेशन में आप लोगों को क्लास 7 की एनसीईआरटी के इस चैप्टर के जो एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन है वो भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप लोग लास्ट में अवश्य कमेंट करिएगा कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया। और फ्रेंड्स देखिए, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही, जैसे कि ये सेशन जो है बीच बीच में डिसकंटिन्यू हो जा रहा, रेगुलर वे में नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड्स, कुछ इंटरनल इश्यूज आ गए थे, उसमें मैं थोड़ा फंस गया था, इसलिए बीच में आप लोगों का 3-4 दिन सेशन रुक गया था। परंतु आप मेरा पूरा कोशिश रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप लोगों को डेली क्लासेस मिले। तो प्लीज एक बार फिर से आप ट्रस्ट करिए, आप लोगों को अब बीच में क्लासेस ब्रेक होने को नहीं मिलेंगी, डेली बेसिस पे कंटिन्यूअस क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो प्लीज एक बार ट्रस्ट अपना बनाए रखिए और निराश होने की कोई बात नहीं है। ये सेशन चल रहा तो अब मैं फ्रीक्वेंटली वीडियो लाने की कोशिश करूंगा बिना इंटरप्शन के। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग अलैंगिक जनन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, कायिक प्रवर्धन, स्पोर फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसमें पुष्प के भाग पढ़ेंगे, पुंकेसर, स्त्री केसर, फिर परागकोश, परागकण, ओव्यूल, बीजाणुधानी, परागण, निषेचन, भ्रूण, बीज निर्माण और प्रकीर्णन। यहाँ से क्वेश्चन देखो आप लोगों को टीआरई 2-3 में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये केवल आप लोगों को एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा दूं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस दिख रहे हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। तो देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी मैंने क्वेश्चन लास्ट में कवर किया, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4 और 5, टोटल 5 क्वेश्चन दिया था। तो लास्ट में हम लोग इसको भी कवर अप करते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, अलैंगिक जनन में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग समझेंगे जनन क्या होता है, फिर जनन में अलैंगिक और लैंगिक जनन क्या है, क्योंकि जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं न केवल हमको क्वेश्चन बनाना है परंतु उस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी
साथ में हम लोगों को क्लियर करना है। जैसे कि जनन की जो विधियां होती हैं, जनन की अलग अलग विधियां होती हैं। और जनन पहले होता क्या है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों द्वारा जनन किया जाता है। जनन द्वारा अपनी संतति को आगे विकसित किया जाता है। अगर कोई सभी मनुष्य जीव जंतु जनन नहीं करेंगे तो एक समय के बाद उनकी जो पीढ़ियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। मतलब एक समय के बाद उनका जो जेनेटिक्स है लुप्त हो जाएगा। तो इसलिए जनन करना आवश्यक है। जनन द्वारा हम अपने आने वाली संतति को आगे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए जो रिप्रोडक्शन होता है दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक होता है और एक लैंगिक होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं पादपों में जनन, तो केवल आज हम लोग पेड़ पौधों की बात करेंगे, इसमें मनुष्यों की बात नहीं करेंगे। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें बीज की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है, सीड्स की आवश्यकता नहीं होती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सीड्स की आवश्यकता होती है, बिना बीजों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि वर्ड में ही आ रहा सेक्सुअल, मतलब इसमें गैमेट बनेगा, मेल और फीमेल दोनों होना जरूरी रहेगा और इसमें कोई भी प्रकार का सीड्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए आज के चैप्टर में ज्यादातर फोकस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में किया गया है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार का होता है। एक होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कायिक प्रवर्धन। एक होता है मुकुलन, बडिंग होता है। और फिर फ्रेगमेंटेशन, खंडन होता है, ये स्पाइरोगायरा में देखने को मिलेगा। और स्पोर फॉर्मेशन। 1 2 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी भी यही कह रहा कि जनन क्यों आवश्यक है और जनन कितने प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो जो अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं। तो जो अलैंगिक जनन होता है बिना बीज के ही, इसमें किसी भी प्रकार के बीज की आवश्यकता नहीं होगी। और जबकि लैंगिक जनन में नए पादप जो होते हैं, यानी कि जो नए पौधे उगाए जाएंगे लैंगिक जनन में बीजों द्वारा ही प्राप्त किए जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लैंगिक जनन है उसमें बीज से ही नए पादप उगाए जाएंगे और अलैंगिक जनन में बीज की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इनमें केवल एक अभिभावक भाग लेता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल और फीमेल वाला पार्ट दोनों भाग लेंगे। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं इसका पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों भाग लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। परंतु जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें या तो केवल मेल भाग लेगा या तो केवल फीमेल भाग लेगा, परंतु दोनों एक साथ भाग नहीं लेंगे। इस चीज को अवश्य ध्यान रखिएगा, इसमें केवल एक अभिभावक भाग लेता है, या तो कोई मेल रहेगा या तो फीमेल, दोनों एक साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। संतति अनुवांशिक रूप से समान होती है, ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जी हाँ बिल्कुल, जो अलैंगिक जनन होता है इसमें इनकी संतति जो है अनुवांशिक रूप से एकदम समान होती है। जैसे मैं बता रहा, जो आलू हो गया, आलू क्या होता है, अलैंगिक जनन करता है। आलू की जो कली है उसको आप लोग काट के खेत में उगा दिए, तो वहां पे किसी प्रकार का हमने बीज नहीं बोया, वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। तो देखो कि आलू सभी आलू एक प्रकार से होते, एक समान होते हैं, इसीलिए जो अनुवांशिक रूप से एकदम एक समान होती हैं। इसमें गेमेट का निर्माण नहीं होता। अब देखिए जो गेमेट होता क्या है, गेमेट जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। गेमेट मतलब जो सेक्सुअल आर्गन होते हैं, मेल का अलग सेक्सुअल आर्गन और फीमेल का अलग सेक्सुअल आर्गन। तो जो सेक्सुअल आर्गन पार्टिसिपेट किस में करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि लैंगिक जनन में। और यहाँ पर अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन में जब मेल फीमेल बात करेंगे ही नहीं तो उनके रिप्रोडक्टिव आर्गन या सेक्सुअल ऑर्गन रहेंगे नहीं, तो इसमें गेमेट का निर्माण नहीं होता है। तो ऑप्शन सी गलत है, सॉरी, इसमें गेमेट का निर्माण नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही है, गेमेट का निर्माण नहीं होगा। तो ए बी सी तीनों सही है, तो इसका जो फिलहाल सही आंसर होगा आंसर डी, आंसर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, अब देखिए अलैंगिक जनन एनसीईआरटी में कहां से पूछा गया है। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं, मतलब इसमें बीजों की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे आलू है, आलू को वहां पर कली निकलेगी, फिर उसको खेत में जमीन में गाड़ दो, वहां से नया आलू पैदा हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का बीज की आवश्यकता नहीं हुआ, इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन में आएगा।
मुकुलन की प्रक्रिया में नया जीव किससे विकसित होता है? तो जो मुकुलन की प्रक्रिया में जो नया जीव विकसित होता है बडिंग से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते आए होंगे। स्पोर फॉर्मेशन से नहीं होगा और बीज नहीं होगा, जो कली बर्ड है, बर्ड से ही मुकुलन होता है। और मुकुलन देखिए एनसीईआरटी में कैसे बताया गया है, जैसे देखिए ईस्ट की कोशिका है, यहाँ पर ईस्ट की कोशिका है, धीरे धीरे इसमें उभार आएगा, उभार आकर यानी कि बर्ड विकसित होगा। यहाँ से देख रहे उभार आ रहा, फिर धीरे धीरे बढ़ता चलेगा, बढ़ने के बाद क्या होगा कि आगे चल के ये जो बर्ड है यानी कि उभार आने पर ये जो बर्ड है कटकर अलग हो जाएगा। तो बर्डिंग द्वारा इसमें क्या होता है, जनन होता है। और ये किस में होता है, यीस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है बर्डिंग, यीस्ट और हाइड्रा में। तो बर्डिंग द्वारा जनन होता है यीस्ट और हाइड्रा में। तो मुकुलन की प्रक्रिया में नया जीव किससे विकसित होता है, बर्ड द्वारा। यहाँ पे जो यीस्ट है, यीस्ट पे धीरे धीरे उभार आएगा, उभार को वही बर्ड बोलते हैं, फिर धीरे धीरे वो बर्ड अलग हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे नए यीस्ट का निर्माण हो जाएगा। और जो मुकुलन की प्रक्रिया होती है यीस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी को भी आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। यीस्ट एक एकल कोशिका जीव है। यीस्ट क्या है, एक एकल कोशिका जीव है। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। जैसे ये प्रवर्ध बाहर निकल रहा तो मुकुल या कली कहलाया। मुकुल कली क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका का निर्माण करता है। यानी कि ये जो प्रवर्ध विकसित हुआ है, जो जनक कोशिका है, यानी कि ये जनक कोशिका से अलग होकर नई यीस्ट कोशिका का निर्माण करता है। और फिर देखिए, और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। और यहाँ पर इसका यूज जैसे बेकरी वगैरह में किया जाता है यीस्ट वगैरह को। खंडन में निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है? तो देखिए जो खंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन किसमें पाया जाता है, यीस्ट में तो बडिंग पाया जाता है, और आलो में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। जो खंडन पाया जाता है स्पाइरोगाइरा में, स्पाइरोगाइरा में खंडन पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को बीपीएससी एग्जाम में आया है, प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है। और देखिए जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर 8 है, और इसमें इस चैप्टर से जितने भी पीवाईक्यूज है उसको भी इंक्लूड किया गया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है प्रीवियस ईयर में आप लोगों का आया है। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही, खंडन, आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंखी गुच्छे फसलदार तैरते हुए देखे होंगे। ये क्या है, शैवाल है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करके शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। तो देखिए जो हम लोगों का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, इसमें कई प्रकार होते हैं, एक वेजिटेटिव होता है, एक फ्रेगमेंटेशन होता है, एक बडिंग होता है। तो देखिए अब फ्रेगमेंटेशन और बडिंग में क्या अंतर है। जो हम लोगों का बडिंग होता है, मुकुलन होता है, जो मूल कोशिका रहेगी, मूल कोशिका के ऊपर धीरे धीरे एक उभार आएगा, फिर उभार होकर जो नया उभार आएगा रहेगा, उभार वाला पोर्शन मूल कोशिका से अलग हो जाएगा। तो जो हम लोग बॉडी में पढ़ रहे हैं, उभार वाला अलग हो जाएगा और मूल कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा। यानी कि इस तरह से यीस्ट क्या होगा, बॉडिंग द्वारा जनन करेगा। तो यहाँ पे उभार आ रहा और फ्रेगमेंटेशन अलग है। फ्रेगमेंटेशन देखिए क्या होता है, यहाँ पे बीच से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि खंड में विभाजित हो जाएगा। और खंड में विभाजन किसमें पाया जाएगा, स्पाइरोगाइरा में। तो आप लोग बडिंग में और फ्रेगमेंटेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। तो शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर एक स्पाइरोगाइरा है, एक स्पाइरोगाइरा क्या है, बीच में से विभाजित हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, तो फिर 2 अलग अलग जीव का निर्माण करेगा। यानी कि 2 अलग अलग स्पाइरोगाइरा होंगे, फिर ये अलग से क्या होगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, फिर 2 अलग अलग बनेंगे, फिर अलग से। इस तरह फ्रेगमेंटेशन द्वारा कुछ ही समय में देखोगे जो तालाब के पानी के ऊपर पूरा हरे कलर का जो शैवाल है कवर एरिया को कवर कर लेता है। तो शैवाल स्पाइरोगाइरा किस प्रकार ग्रो करता है, फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बीच में से डिवाइड होकर 2 नए जीव का निर्माण करेगा। बीजाणु निर्माण में बीजाणु कहाँ बनते हैं,
तो देखो बीजाणु निर्माण में बीजाणु कहाँ बनते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बीजांड होता है ओव्यूल से हम लोगों का बनेगा सीड्स बनेगा, ओव्यूल से सीड्स बनेगा। और ये जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हम लोगों का असेक्सुअल में होगा नहीं ये। परागकोश में पराग कण होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकोश में पराग कण होते हैं, ये भी नहीं होगा। तो जो बीजाणु निर्माण होता है बीजाणु धानी में होता है। बीजाणु निर्माण कहाँ होता है, बीजाणु धानी में। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आई थिंक पीवाईक्यू में आया हुआ है। देखिए एनसीईआरटी में कहां से पूछा गया है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि जो डबल रोटी ब्रेड होता है वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। जैसे कि आपको पता है अगर ब्रेड को वायु में खुला छोड़ दोगे तो कुछ समय बाद उसमें फंगस लग जाते हैं। अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप को दोहराइए। डबल रोटी ब्रेड पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वायु में तैरते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका है, जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। इस चीज को अवश्य ध्यान रखिए, ये क्या है, वायु में तैरते रहते हैं। क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। अब बताइए क्या आपने नोटिस किया है कि आपने ब्रेड को खुला हवा में छोड़ दिया तो कुछ समय बाद इसमें फंगस लग जाएगा, यानी कि उसके ऊपर सफेदी आ जाएगी। या तो कोई सा भी खाने वाला सामान होता है अगर हम उसको खुला छोड़ दें तो कुछ समय बाद 6, 7, 8, 10 घंटे बाद देखोगे उसमें फंगस लग जाते हैं। अब ये फंगस एक्चुअल में आता कहाँ से है, तो फंगस एक्चुअल में आता है कि जो इसके जो बैक्टीरिया है वायु में तैरते रहते हैं। जो फंगस के बीजाणु होते हैं वायु में क्या है, तैरते रहते हैं। इस चीज को अवश्य ध्यान रखिए, ये वायु में तैरते रहते हैं क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। तो जो हमारी वायु है, अभी हमें जो पढ़ा रहा है या आप अपने क्लास में घर बैठकर जो क्लासेस वीडियो देख रहे हो, अभी हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ जो फंगस के क्या है, बीजाणु हवा में तैर रहे हैं। अगर कोई भी नम वस्तु को हम लोग खाने पीने वाली वस्तुओं को हवा में खुला छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद बीजाणु उसके ऊपर चले जाएंगे और स्पोर फॉर्मेशन द्वारा फंगस का निर्माण कर देंगे। और हम बोलते हैं कि हमारा जो खाना वगैरह खाने पीने की वस्तुएं हैं खराब हो गई। तो ये बीजाणु जो हल्के होते हैं और हवा में तैरते रहते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। जो बीजाणु होते हैं अलैंगिक जनन करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जो प्रत्येक बीजाणु होता है उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यह लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति कहने का मतलब कि हमारे चारों तरफ हवा में जो फंगस के बीजाणु हैं तैर रहे हैं। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, जैसे कि नम युक्त ब्रेड मिल गया, खाने पीने की वस्तुएं हैं, जब उनको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देंगे तो वहां पर क्या होगा कि अंकुरित हो जाएंगे और नए जीव में विकसित हो जाएंगे। तो फंगस इसी तरह से लगता है हमारे खाने पीने की वस्तुओं में। और देखिए इसके आगे एनसीईआरटी क्या कह रहा, मांस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक मांस बोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया है तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मांस और फर्न जैसे पादपों में जनन जो है बीजाणुओं द्वारा होता है। तो बीजाणुओं द्वारा जनन कौन से पौधों में होता है, मांस और फर्न में। तो जैसे देखिए यहाँ पर कवक में बीजाणु द्वारा जनन, तो कवक में जो है बीजाणु स्पोर फॉर्मेशन के रूप में इस तरह से बीजाणु बनेंगे, आपको दिख रहा है इस तरह से बीजाणु बनेंगे। और इसके जो बीजाणु है हवा में तैरते रहते हैं, इसके बीजाणु हवा में तैरते रहते हैं। और जहां कहीं भी इनको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, यानी कि ब्रेड वगैरह मिल गया, खाने पीने की वस्तुएं मिलेगा, उस पर हवा में द्वारा उपस्थित जो बीजाणु है धीरे धीरे उस पर जाकर बैठेंगे और अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर क्या करेंगे कि फंगस यानी कवक का निर्माण करेंगे। इस तरह से हमारी खाने पीने वाली वस्तुएं खुले हवा में खुला रखने पर खराब हो जाती हैं, क्योंकि हमारे हवा में जो बीजाणु के बैक्टीरिया है वो तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। अब देखिए कायिक प्रवर्धन होता क्या है,
कायिक प्रवर्धन यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त किया जाता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो कायिक प्रवर्धन है इसमें मूल लेंगे, तना लेंगे और पत्ती लेंगे, यानी कि मूल, जड़, तना और पत्ती लेंगे, इसमें फूल नहीं लेंगे। ध्यान रखिएगा, कायिक प्रवर्धन में कभी भी फूल भाग नहीं लेगा, क्योंकि फूल के अंदर होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों भाग होते हैं। जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन आएगा वहां पर फूल आएगा, परंतु असेक्सुअल में मूल, तना और पत्ती और जो कली होता है, जैसे कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त किए जाते हैं। क्योंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, जो जनन होता है पादप के काया यानी कि शरीर से होता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे देखिए आलू में जो जनन होता है, आलू के शरीर द्वारा आलू के ऊपर कली आ जाएगी, फिर उसी से नया आलू प्राप्त होगा। फिर इसी तरह अदरक देख लीजिए, और गुलाब के तने की कलम से जनन। तो गुलाब गुलाब आप क्या करते हो, कभी आप घर में गुलाब लगाए हो? क्या आप गुलाब का बीज लगाते हो? गुलाब के पौधा को जड़ों द्वारा लगाते हो? नहीं। गुलाब को लगाने के लिए हम लोग गुलाब के तने को काटते हैं और उस तने को जमीन में गाड़ देते हैं, तो उस तने द्वारा ही नया गुलाब पेड़ का पौधा जो उग जाता है। तो जो गुलाब है कायिक प्रवर्धन का एक उदाहरण है। गुलाब को ना तो जड़ों द्वारा लगाया जाता है, ना तो बीज द्वारा, उसके तने को काट के लगा देते हैं। इसी तरह देखिए इसमें ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे में गर्त कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म देती है। तो देखिए ब्रायोफिलम एक प्रकार का पौधा है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियों के किनारे पर गर्त कलिकाएं पाई जाती है, यानी कि बर्ड्स पाई जाती हैं। जब इसकी ब्रायोफाइलम की जो पत्तियां हैं जमीन पर गिर गई और जमीन पर पर्याप्त मात्रा में पानी और नमी है, तो पानी और नमी की पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति के कारण इसके पत्ती से ही नए ब्रायोफाइलम के पौधे उग जाते हैं। तो इसकी पत्ती से ही नए ब्रायोफाइलम के पत्ते उग जाते हैं, क्योंकि इसके पत्ती पर किनारे पर गर्त कलिकाएं पाई जाती हैं। तो ब्रायोफाइलम भी आपका आएगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। कुछ पादप की जड़ें, मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं, जैसे कि शकरकंद और डहेलिया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो आपको क्या काम करना है अभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जो कुछ पादपों की जड़ें होती हैं, उन जड़ों द्वारा भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं, जैसे कि शकरकंद और डहेलिया में। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। अब देखिए कायिक प्रवर्धन जरूरी क्यों होता है, और कायिक कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हमें फायदा क्या होता है? इसमें फायदा हमें यह होता है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादप में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। अब ध्यान रखिए, अब आलू बोते हो, हमको आलू 2 से 3 महीनों में मिल जाता है। आलू कैसे बोया जाता है? कायिक प्रवर्धन द्वारा। अब जैसे कोई ऐसे पौधे का नाम लीजिए जो बीज द्वारा बोया जाता है, जैसे आम का पेड़ हो गया, बीज द्वारा लगाया जा रहा है, तो आम का फल आपको कितने समय बाद मिलता है? काफी लंबे अवधि बाद। तो जितने भी पेड़ पौधे कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाते हैं, उनमें कम समय में ही फल, फूल, बीज मिलने लगता है हमें। इसमें जो होता है नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगला कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में शामिल है। तो देखिए जो कायिक प्रवर्धन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है, एक कृत्रिम होता है, मतलब कि आर्टिफिशियल होता है, और एक नेचुरल होता है। तो देखिए जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में शामिल है, लेयरिंग क्या होता है, यानी कि जो पौधा है, पौधे की एक शाखा को हम लोग झुकाकर, पौधा खड़ा है, पौधे की शाखा को झुकाकर हमने जमीन में गाड़ दिया, फिर उसके जो शाखा को हमने जमीन में गाड़ा है, उसी शाखा से नया पौधा पैदा हो गया, यानी नया पौधा उग गया। तो नए पौधे को शाखा द्वारा उगाने की प्रक्रिया को लेयरिंग कहते हैं। ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। कटिंग हो गया, जैसे हमें गुलाब का पौधा है, गुलाब और डहेलिया का पौधा है, गुलाब का पौधा है, उसके एक तने को काटकर तना को हमने जमीन में गाड़ दिया, तो कटिंग द्वारा नया गुलाब का पौधा प्राप्त होगा। ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग यानी कि दो पौधों से एक नया पौधा बनाते हैं। मैं यहाँ पर आपको इमेज दिखा दूं। ग्राफ्टिंग इस प्रकार का होता है, यानी कि एक पौधा गमला में लगाया हुआ है, उसके एक भाग को काट कर हमने हटा दिया, फिर दूसरा पौधा का हमने काट कर लाया, तो एक पौधे को जड़ को लेंगे और दूसरे पौधे को लाएंगे। दो पौधे इसमें चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए। मान के चलिए कि यहाँ पर एक पौधा था, इसको हमने काट के अलग कर दिया। तो देखिए
इसको वाला जो गमला वाला है इसको हम लोग हटा देंगे, फिर यहाँ पर हमने एक चीज किया था, इसको हटाकर और यहाँ वाला जो है यहाँ पर लगा देंगे। दोनों को ऊपर करने के बाद ग्राफ्ट यूनियन बनेगा। इस तरह से दो अलग अलग पौधों को जोड़ देंगे, दो अलग अलग पौधों को जोड़ देंगे, फिर उसको रैप कर देंगे, यानी दो पौधों को मिलाकर एक पौधा बनाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ये सभी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न, पुंकेसर का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो जो परागकण होते हैं परागकोश में होते हैं। परागकण कहां पर होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। तो देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है कि मेल और फीमेल, जो मेल वाला भाग को बोलते हैं पुंकेसर पुष्पों में, और फीमेल वाले भाग को बोलते हैं स्त्री केसर। तो इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर देखिए दिया है परागकोश में परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर था, पुंकेसर का कौन सा भाग परागकण बनाता है, परागकोश। अब देखिए यहाँ पर कुछ हम लोग एनसीईआरटी को समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी दिया क्या रहता है। तो देखिए जो पुंकेसर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव भाग है, तो इसमें तंतु होते हैं और परागकोश होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। इसी तरह इसका जो स्त्री वाला भाग होता है, फीमेल वाला भाग होता है पुष्पों में, इसमें होता है स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है और ओवरी होता है। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी और विजांड ओव्यूल होता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है और कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। इसमें देखिए ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो एक लिंगी पुष्प किसको कहेंगे, या तो जिसमें केवल पुंकेसर मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन हो, या तो केवल स्त्री केसर फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन हो, उसे एक लिंगी पुष्प कहेंगे। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे मक्का, पपीता और ककड़ी। मक्का हो गया, पपीता हो गया और ककड़ी हो गया। जो मैं यहाँ पर चीजों को अंडरलाइन कर रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो एक लिंगी पुष्प का एग्जाम्पल्स मक्का, पपीता, खीरा और ककड़ी दिया है। जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे, सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप में उपस्थित हो सकते हैं। इसके आगे आप लोगों को नहीं देखने की जरूरत है। एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, ये आप लोगों को मस्ट है कि आप लोगों को नोट डाउन होने चाहिए और याद होने चाहिए। एग्जाम्स में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्त्री केसर का वह भाग जहां पर परागकण चिपके रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक इमेज बना दे रहा। ये हो गया परागकोश हो गया, ये हो गया तंतु हो गया, तंतु हो गया, और ये हो गया वर्तिका, और ये हो गया वर्तिकाग्र। इंग्लिश नाम देख लीजिए, स्टाइल, स्टिग्मा और इसको बोलेंगे एंथर, एंथर। और ये जो है इस वाले भाग को, इस वाला जो ब्लू वाला एरिया है, इसको बोलेंगे हम लोग ओवरी। क्या है ये, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। अब देखिए यहाँ पर जो पराग कोश के अंदर क्या होता है, पराग कोश के अंदर होते हैं पराग कण होते हैं, पराग कण होते हैं। तो पराग कोश के अंदर
परागकण जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो इस पराग कोष में से जो पराग कण निकलकर हम लोगों का वर्तिकाग्र पर आएंगे तब जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो यहाँ पर वर्तिकाग्र होता है ये चिपचिपा होता है। क्या होता है? ये चिपचिपा होता है। चिपचिपा चिपचिपा क्यों होता है? क्योंकि जब पराग कोष से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र पर आएंगे तो वहां पर वो चिपक जाएंगे, इसलिए ये चिपचिपा होता है। तो स्त्री केसर का वह भाग जहां पर पराग कण चिपकते हैं, तो पराग कण कहां पर चिपकते हैं? जो पराग कोष से पराग कण निकलकर जो स्त्री केसर के हम लोगों के वर्तिकाग्र पर चिपकेंगे, क्योंकि ये चिपचिपा होता है। अगर चिपचिपा नहीं रहेगा तो जो पराग कण यहाँ से नहीं आकर कहीं दूर जाकर गिर जाएंगे, इसलिए ये चिपचिपा होता है, यहाँ पर पराग कण आके चिपक जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तिकाग्र। अगला प्रश्न, बीजांड स्थित होता है। तो देखिए जो ओव्यूल को बोलते हैं हम लोग बीजांड बोलते हैं। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? बीजांड। तो बीजांड कहां पर होता है? बीजांड जो होता है ओवरी यानी कि अंडाशय के अंदर होता है। तो अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो गया? बीजांड स्थित होता है अंडाशय ओवरी में। तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। स्वपरागण में क्या होता है? देखिए एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण परपरागण, तो देखिए इसके लिए हम लोग एनसीईआरटी पे चलते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया है बीपीएससी का और विभिन्न वनडे एग्जाम्स में, न केवल टीचिंग एग्जाम में जैसे एसएससी रेलवे वगैरह भी हो गया, वहां पर स्वपरागण परपरागण पूछा गया है एनसीईआरटी से। तो देखिए यहाँ पर स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या है कि जो परागकोश से पराग कण है उसी फूल के अंदर परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे, यानी ही एक ही फूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। जो फर्टिलाइजेशन होगा एक ही फूल के अंदर होगा, उसी के परागकोश से परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे, इसको बोलते हैं स्वपरागण। एक होता है परपरागण। परपरागण के लिए एक से ज्यादा फूल की आवश्यकता होगी, यानी कि दो फूल का। एक फूल से परागकण निकलेगा और दूसरा फूल के वर्तिकाग्र पर जाएगा। तो जब दो फूल द्वारा निषेचन फर्टिलाइजेशन होगा तो इसको बोलेंगे परपरागण। जब एक ही फूल के अंदर निषेचन होगा, परागकोश से परागकण जाएगा, तो इसको बोलेंगे स्वपरागण। हमेशा जो बेटर माना जाता है परपरागण को, ये बेटर होता है स्वपरागण से। तो देखिए स्वपरागण में परागण होता है एक ही फूल में। कहां पर होता है? एक ही फूल में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, परपरागण के लिए आवश्यक है। तो परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आवश्यक जो है अलग पौधे, यानी कि इसके लिए जो अलग पौधे आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया में परागकण बनते हैं? नहीं। बीज बनता है? नहीं। गैमेट का संलयन होता है। जैसे कि आपको पता है जो फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जो निषेचन होगा हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों भाग लेंगे। जब मेल और फीमेल जब आपस में संलयित होकर फर्टिलाइज होकर क्या बनाएंगे? गैमेट्स का इसमें संलयन होगा, यानी कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इनका क्या होगा? संलयन होगा। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दे रहा, मनुष्यों में मेल्स में ओवम हो गया फीमेल का, और मेल का क्या हो गया? स्पर्म हो गया। फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म दोनों मिलकर बनाएंगे हम लोगों का जायगोट। क्या बनाएंगे? जायगोट। ये दोनों क्या है? यूनिसेलुलर। और जायगोट भी जो होता है यूनिसेलुलर। जायगोट भी यूनिसेलुलर होता है। जायगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद बनेगा फीटस। फीटस के बाद बनेगा बेबी। ठीक। और इसका आप लोग आंसर कमेंट में करिए कि ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। जो एम्ब्रियो है यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला प्रश्न, निषेचन के बाद बीजांड बदल जाता है। तो देखिए इसमें निषेचन के बाद अंडाशय बदल जाता है। यहाँ से देखिए जो दो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के पूछा गया है। फल और बीज का विकास कैसे होता है? निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में, जो ओवरी है फल में विकसित होता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं।
परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। तो जो ओवरी है फल में विकसित हो जाएगा, और जो बीजांड ओव्यूल है, बीजांड से बीज विकसित होते हैं। तो बीजांड से क्या बनेगा? बीज बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, निषेचन के बाद बीजांड किस में बदलता है? निषेचन के बाद बीजांड से बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण। और निषेचन के बाद अंडाशय जो है फल में बदल जाता है, अंडाशय फल में बीजांड से बीज बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप अवश्य ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नारियल का प्रकीर्णन होता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि पेड़ पौधे की जो बीज सीड्स होते हैं वो किस प्रकार से प्रकीर्णित होते हैं, यानी कि वो कैसे डिस्पर्स होते हैं? क्या वाया ट्रेन, वाया फ्लाइट, वाया बाइक, वाया कार, किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे? कोई ना कोई तो माध्यम होगा उनके बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का। तो हम लोग देखते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। फिर इसमें क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर है, तो पहले हम लोग इसको कर लेंगे, फिर देखेंगे एनसीईआरटी क्या कह रही। बीज प्रकीर्णन, प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण हो सकता है, यानी कि जाहिर सी बात है हमारे नेचर में जो एक ही प्रकार के पादप अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, तो अलग अलग जगहों पर पाए जाने का मतलब कि उनके जो बीज हैं अलग अलग जगहों पर गए होंगे, तभी अलग अलग जगहों पर वो पाए गए। देखिए प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का जो प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, जिसको भी मैं अंडरलाइन करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। इनका जो प्रकीर्णन होता है पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन यानी कि ड्रम स्टिक, द्विफल, मैपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज, जो घास होते हैं इनके बीज हल्के होते हैं। आक मदार के रोमयुक्त बीज, जो मदार का पौधा होता है इसके बीज रोमयुक्त होते हैं बीज। और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों यानी दूर तक चले जाते हैं। तो इन जो चीजों को मैंने बताया, इनके जो बीज होते हैं सीड्स पवन के साथ उड़कर, हवा के साथ उड़कर दूर स्थानों तक चले जाते हैं। फिर इसके आगे देखिए, कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, कुछ बीज जो है जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं। जाहिर सी बात है अगर स्पंजी नहीं रहेंगे, अगर ठोस रहेंगे तो क्या है कि पानी के नीचे डूब जाएंगे, मतलब पानी के नीचे तली में बैठ जाएंगे, उसके ऊपर फ्लो नहीं करेंगे, तैरेंगे नहीं। तो ऐसे बीजों के जो आवरण होते हैं जो पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, स्पंजी और तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में प्लवन फ्लोट करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल, तो नारियल का जो बीज कैसे जाएगा? पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचना होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर पे चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक चले जाते हैं, दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इनके उदाहरण यूरेना एंड जेंथियम, यूरेना एंड जेंथियम। कभी कभी आप देखोगे जब झाड़ी वगैरह में जाते हो तो कुछ जैसे बीज वगैरह होते हैं, कुछ पौधों के जो होते हैं, कुछ चीजें हमारे शर्ट वगैरह पर लग जाती हैं, तो क्या रखते हैं? यूरेना और जेंथियम। इस प्रकार इसमें कांटेनुमा संरचना होती है जो हमारे शर्ट वगैरह में फंस जाता है। तो जो मनुष्यों द्वारा कौन से ले जाए जाते हैं? यूरेना और जेंथियम। यूरेना जेंथियम जंतुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जो झटके के साथ फट जाते हैं, जिसके उसके अंदर बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं, बीज जनक पादप से दूर जाकर गिर जाते हैं। इसके उदाहरण कौन से हैं? एरंड और बालसम, एरंड और बालसम। एक उदाहरण इसका और है जो झटके से फट जाते हैं, झटके के साथ फटने में हम लोगों का जो मटर है, मटर, इसके भी बीज जो है पी, मटर। यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और मदार के रोमयुक्त बीज। तो सब किन किन प्रकार के बीजों को किस प्रकार तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब देखिए, नारियल का प्रकीर्णन होता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जो नारियल का बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल द्वारा ले जाया जाता है। विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन का उदाहरण है, तो इसमें जो मटर है, मटर में विस्फोटन द्वारा, और नारियल का जो प्रकीर्णन होता है जल द्वारा होता है।
अगला प्रश्न, बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर कठोर आवरण होता है। तो इसमें दोनों सही है, दोनों सही। कायिक प्रवर्धन में संतति समान होती है। जो कायिक प्रवर्धन में जो ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं एकदम समान होती है, इसमें लैंगिक जनन होता है। इसमें लैंगिक जनन नहीं, अलैंगिक जनन होता है। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कथन हम लोगों का सही है, बल्कि कारण गलत है। तो कथन सही, कारण गलत, ऑप्शन सी। पर परागण विविधता बढ़ाता है? जी बिल्कुल, जो क्रॉस पॉलिनेशन है विविधता बढ़ाता है, यानी कि जो दो फूलों द्वारा, अलग अलग फूलों द्वारा जो प्रोडक्शन होता है इसमें विविधता बढ़ती है। कथन सही, कारण इसमें दो अलग अलग पौधों के गैमेट मिलते हैं। कथन कारण दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो है इसको हम लोग अब पढ़ेंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, तो फटाफट देख लेते हैं। कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं? बिल्कुल सही है। बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। गलत। जो कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधे उगाए जाते हैं उसमें कम समय में ही पुष्प और फल आने लगते हैं। तो एक सही, दो गलत। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो जो केवल कथन एक सही है, और ये क्लास 7 की एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बनाया हुआ क्वेश्चन है। कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं? सही है। कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। कथन और कारण दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने खुद बनाया हुआ है, मैंने नहीं बनाया। विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यीस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है? सही बात। शैवाल में जनन प्रक्रिया फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से होता है? ये भी सही। मांस और फर्न में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है? बिल्कुल सही। इसका जो सही आंसर है 1, 2, 3। एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लिंगी पुष्पों में या तो केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं? बिल्कुल। सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में उगने वाले पुष्प एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। अब देखिए इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्पों के उदाहरण बताया कि कौन से एक लिंगी है, कौन से द्विलिंगी है। तो अगर आप एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, उसको जाके पीछे पढ़िएगा, वीडियो को पीछे करके नोट डाउन करिएगा, पढ़िएगा, फिर इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। इसका मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा, इसके मैं आप लोगों के कमेंट्स का अवश्य क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, आप लोग अवश्य जवाब दीजिए। पादपों में परागण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है? बिल्कुल सही बात है। परागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से वर्तिकाग्र तक होता है। जहां स्वपरागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, वहीं पर परागण में परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। तो ये भी सही है। इसमें 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। तो देखिए इस तरह से हमने टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों ने उधर किया, और 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, टोटल 25 क्वेश्चन किया। और आई थिंक 2 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, और इसका बोर्ड पीडीएफ आप लोगों को जल्द ही टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक लगा दूंगा, उस लिंक से भी आप लोग इसका बोर्ड पीडीएफ प्राप्त कर लोगे। और फ्रेंड्स जितने भी प्रीवियस क्लासेस हैं, सभी प्रीवियस क्लासेस का ऑलरेडी मैंने बोर्ड पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया है, और टेलीग्राम पर आपको खोजने में प्रॉब्लम हो रही तो प्रीवियस वीडियो पे जाइए, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ नाम का लिंक लगाया है बोर्ड पीडीएफ से। तो बोर्ड पीडीएफ वाले लिंक पर भी जाके प्रीवियस वीडियो का पीडीएफ आप लोग आसानी से प्राप्त कर लोगे। आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। अब ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, किसी भी वजह से ये सीरीज अब नहीं रुकेगी।
ठीक। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो अपने TRE4 एस्पिरेंट के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।